तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 3 इसको अपन हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल जो प्रश्न संख्या है वो 23 प्रश्न संख्या है और इसकी समय अवधि है 2 घंटे और 45 मिनट है और इसका जो पूर्णांक है वो आपके 80 नंबर का है। इस पूरे मॉडल पेपर में आपके कुल 23 प्रश्न है। 23 प्रश्नों को अपन देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं इस मॉडल पेपर में और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को अपन एक एक करके देख लेते हैं। जो लघु प्रश्न है उनका आंसर मैं बता दूंगा और बाकी का आप आंसर समय निकाल लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में आपके जो दे रखे प्रश्न सभी ब्लू प्रिंट पर आधारित हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न का हल जरूर याद कर लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में आपके कुल 4 दे रखे हैं, भाग दे रखे हैं। भाग का मतलब 4 हैं, खंड है, अ खंड, ब खंड, स खंड, द खंड। एक बात विशेष ध्यान रखिए, खंड अ का उत्तर आपको खंड अ के अंदर लिखना है, ब का ब के अंदर, स का स के अंदर और द का द के अंदर। आप यदि द का खंड ब में लिख रहे हैं और ब का यदि आप स में लिख रहे हैं तो आपके जो कॉपी जांचने वाला जो टीचर होगा वो आपको नंबर सही तरीके से नहीं देगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप उत्तर लिख रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको लिखिएगा, लेकिन खंड वाइज लिखिएगा। जो अच्छा लग रहा है आपको, जो सही तरीके से पूरा आ रहा है, मतलब आप उस प्रश्न में आप 100% दे सकते हैं, उसी प्रश्न को वहाँ से ही आपको शुरुआत करनी है। तो एग्जामिनर जो टीचर होगा वो कॉपी जांच करेगा ना, वह पहले प्रश्न को देखकर आपको इंप्रेशन हो जाएगा और आपको बाकी प्रश्नों को इतना गौर से वह ध्यान नहीं दे के आपको प्रश्न के उत्तर जो मार्क्स हैं वो पूरे पूरे दे सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको जो 100% आ रहा है उसी को लिखिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर वो उनको जांच करने में बहुत ही आसानी होती है और नंबर आसान से आपको प्राप्त करवा देता है। तो सबसे पहले देखिए, हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं खंड अ की। खंड अ के अंदर आपके पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में 12 भाग हैं। पहले प्रश्न में आपके 12 भाग है, अर्थात 12 प्रश्न है पहले प्रश्न के अंदर, और पहले प्रश्न में आपके जो प्रश्न दे रखा है वो वीकली प्रश्न है, यानी अवश्य वाला प्रश्न है। क्वेश्चन पहला है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था। तो ये आप सभी को आता होगा, आपने पढ़ा होगा कि खेड़ा जो सत्याग्रह था वह सन 1918 में चलाया था, यानी इसका ब है वह राइट है। दूसरा है, गॉड सेव अवर नोबल किंग निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान है। ब्रिटेन का है, चीन का है, जापान का है या संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड समझौता के तहत स्थापित संस्था कौन सी है। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत स्थापित संस्था कौन सी है। तो मैं दे रखा है, विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या ये सभी। तो इसके द्वारा जो स्थापित संस्था है वह है संस्था आपके यानी जो विश्व बैंक, यानी है वह राइट है, विश्व बैंक। दूसरा प्रश्न है इस चौथा है क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप सभी को पता होगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये जैव संसाधन है, अजैव है, अनवीनीकरण योग्य है या नवीनीकरण योग्य है। तो जो कोयला है वह कैसा संसाधन है, वह है जैव संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है। साथ में यह अनवीनीकरण योग्य भी है, यानी जैव संसाधन। पांचवा है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली मृदा कौन सी। जो पर्वतीय भागों में मृदा मिलती है, वन मृदा मिलती है, नई वन मृदा वनों में मिलती है, लेटराइट मृदा है, काली मृदा है या मृस्थलीय मृदा है। तो इसमें से मृस्थलीय मृदा मृस्थलीय भागों में पाई जाती है, काली मृदा और लेटराइट मृदा। काली मृदा आपके पठारी क्षेत्रों में मिलती है और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली मृदा है वह है लेटराइट मृदा, यानी ब है इसका राइट आंसर है। छठा प्रश्न देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, हिमालय क्षेत्र की प्रसिद्ध आंदोलन, हिमालय क्षेत्र का प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है। नर्मदा बचाओ, चिपको, वन्य जीव या ये सभी। तो जो हिमालय क्षेत्र का जो प्रसिद्ध आंदोलन था वह था चिपको आंदोलन, यानी ब इसका राइट आंसर है। सातवां है, निम्न में से किस देश ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए हैं। चीन ने किए हैं, श्रीलंका ने किए हैं, भारत ने किया है या बेल्जियम ने किए हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य कानूनी अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। कानूनी अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, कौन सा कितने अधिकारों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगला प्रश्न है 9वां, सामाजिक असमानता का वह रूप कौन सा है जो प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। है लैंगिक समानता, धार्मिक विभाजन, नारीवाद या सांप्रदायिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, इसका राइट है। 10वां क्वेश्चन है, लोगों द्वारा इच्छित आर्थिक लक्ष्य क्या है। समान व्यवहार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी।
11वां क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र में संबंधित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि नहीं आती है? तो तृतीयक क्षेत्र में क्या परिवहन आता है, संसार आता है, व्यापार आता है या खनन आता है? तो इसमें तृतीयक क्षेत्र में कौन गतिविधि नहीं आती है? तो परिवहन है वह तृतीयक क्षेत्र में गतिविधि नहीं आती। 12वां क्वेश्चन है, 12वां है, विदेशों में होने वाले आयात पर लगने वाला प्रतिबंध क्या कहलाता है? व्यापार अवरोध कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है या कोटा कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यापार अवरोध कहलाता है। क्वेश्चन दूसरा हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेचक जैसे कीटाणु स्पेसिनी सैनिकों ने के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जो आपके साथ रिक्त स्थान कहाँ पहुंचे थे? दूसरा है, जैव विविधता की दृष्टि से रिक्त स्थान विश्व में समृद्ध देशों में से एक कौन है? तो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध देशों में भारत का भी स्थान आता है, तो हम यहाँ पे भारत लिख सकते हैं क्योंकि भारत भी 12वें नंबर पे है जैव विविधता की दृष्टि से। तीसरा है, भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के रिक्त स्थान पर रोक लगाई गई है। चौथा है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण रिक्त स्थान में शिशु मृत्यु दर कम हुई है। पांचवा है, उत्पादन में का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। छठा है, अपनी आर्थिक व्यवस्था को विश्व की आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? उसके बाद में है, अति लघुरात्मक प्रश्न का उत्तर देना एक शब्द में या एक पंक्ति में। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप सुनिए। खिलाफत आंदोलन क्या था और इससे हम क्या समझते हैं? तो ये आंदोलन खिलाफत आंदोलन है, ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। आप सभी को पता होगा 1919 से 19 में शुरू हुआ था और 1924 तक चला था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था तथा वहां धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये था खिलाफत आंदोलन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महामंदी किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा महामंदी किसे कहते हैं। तो महामंदी उसे कहेंगे, इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी के नाम से जानी जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। तीसरा है, 1871 के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बताइए। तो 1871 में एकत्र के बाद बाल्कन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? तो क्षेत्र का नाम है बाल्कन। बाल्कन क्षेत्र यूरोप के गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख केंद्र बन गया था। बाल्कन याद रखना है। चौथा प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु एक उपाय। तो जल संरक्षण का एक उपाय क्या होगा? हर नागरिकों के जल संरक्षण हेतु जागरूक करना और साथ में सेविंग करते समय जल सेविंग करते समय नल बंद कर देना। ये दो उपाय हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है वह है, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। पहले नंबर पे आपके हैं वह है चीन है चावल उत्पादन में। दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। कौन सा आता है? भारत आता है। और तीसरे नंबर की यदि बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। ये है तीनों देश जो चावल उत्पादन में अग्रणी है। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे इंडोनेशिया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न देखिए क्या है। छठा है, किसी एक रोपण फसल का नाम बताइए। रोपण फसलें बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पे एक का पूछा है, तो हम एक यहाँ पे चाय बता सकते हैं रोपण फसल है, कॉफी रोपण फसल है ना। उसके बाद में काजू रोपण फसल है, उसके बाद में रबड़ भी रोपण फसल है और रबड़ के साथ साथ नारियल भी कैसा है? रोपण फसल है। ये इतनी सारी रोपण फसलें भारत में बोई जाती हैं। सातवां प्रश्न है, छात्वा क्या है? देखिए छात्वा बताना है लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत वह है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। ये है लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है आठवां प्रश्न क्या है? संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए। संघवाद क्या है? तो संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा संघ की स्थापना करते हैं। ये है संघवाद। उसके बाद में एफ्रो अमेरिकन कौन है? एफ्रो अमेरिकन कौन है? तो एफ्रो अमेरिकन वे थे जिन्हें काले अमेरिकन अथवा अफ्रीकी मूल के अमेरिकी के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वो नागरिक हैं जिनकी पूर्ण अथवा आंशिक वंशावली उप सहारा अफ्रीका मूल में रही है, वो है एफ्रो अमेरिकन। उसके बाद में अगला प्रश्न दसवां है, समाप्यता के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत कीजिए। तो इसके आधार पर संसाधन कौन कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे आपके, एक तो आ जाएगा सौर ऊर्जा आएगा, उसके साथ में पवन ऊर्जा आएगा, उसके साथ में जल है और उसके साथ में वन्य जीव, ये सभी आ जाएंगे आपके
इस संसाधन में। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है 11वां, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा कि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मात्र लाभार्जन करना नहीं है, वरना वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति निर्धारित मूल्यों पर करना ही क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है 12वां, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने किन कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति प्रदान की है। तो इसमें कौन सा ऐसा कानून था जिसमें लचीलापन लाया। तो सरकार ने विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए श्रम कानून, कौन सा कानून लाया, श्रम कानून। श्रम कानूनों में क्या लाया, लचीलापन लाया। ये श्रम कानून था, इसमें लचीलापन लाया था सरकार ने। फिर अगला प्रश्न है लघुरात्मक प्रश्न है और प्रश्न 4 से 16 तक है। उत्तर सीमा आपको 50 शब्द में देनी। चौथा प्रश्न है इसका, अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के आने के कारण क्या थे। 5वां है फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्रों में गठित होने के प्रमुख प्रकार बताइए। 19वां है 6 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर एक टिप्पणी लिखिए। 7वां है मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्या को स्पष्ट कीजिए। 8वां है स्थानीय जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां है पर्यावरण एवं सकारात्मक प्रभाव के लिए किस प्रकार की कृषि का मुख्य सुझाव है और क्यों है। 10वां है बेल्जियम की जातीय बनावट को स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न है भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। 12वां है सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक तथा का परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न है आपकी दृष्टि में विकास की धारणता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। 14वां है छिपी हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। 15वां है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट कीजिए। 16वां है सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं, इसके आपको संपूर्ण टिप्पणी लिखनी। फिर होता है खंड स, और खंड स है वो आपके पूरा 12 नंबर का है और इसमें आपके प्रश्न दे रखे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बड़े प्रश्न हैं। 17वां है यूरोप के मध्य वर्ग की विशेषताओं को लिखिए। इसी के अथवा में 1831 के दशक में यूरोप वासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 18वां है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता को समझाइए। इसी के अथवा में भारत में औद्योगिकरण व शहरीकरण जल दुर्बलता के किस प्रकार उत्तरदायी थे। 19वां प्रश्न है, 19वां दे रखा है आपके क्वेश्चन। 19वां है आपके अनुसार जातिगत असमानताएं कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क दीजिए। इसी के अथवा में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए आप 3 सुझाव बताइए। 20वां है आपके मतानुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, क्यों है। इसी के अथवा में एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और फिर हमारा खंड द है वह भी आपके 12 नंबर का है। इसमें निम्नात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया 21वां असहयोग आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में असहयोग आंदोलन की प्रगति का वर्णन कीजिए। इस आंदोलन का प्रमुख महत्व क्या है। 22वां आंदोलन से आप क्या समझते हैं, आंदोलन दबाव समूह में किस प्रकार भिन्नता रखते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा में नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन की विवेचना कीजिए। और फिर ये लास्ट प्रश्न फाइनल क्वेश्चन है 23वां भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कच्छ की खाड़ी, नवेली, वारंगल और गया दे रखा है। और इसी के अथवा में सिंगरेनी, कलपक्कन, मुंबई हाई और कलोल, ये है भारत का मैप। और भारत के मैप के इन सभी क्षेत्रों को क्या करना है, दर्शित करना है। इस पेपर की PDF फाइल आपको नीचे लिंक दे रखी वेबसाइट की, उस लिंक पे आप क्लिक करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।